सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज के हेडलाइंस। अंतर्धार्मिक धर्मगुरुओं ने न्यायपूर्ण सतत जलवायु कार्रवाई की अपील के लिए एकजुट हो उठाई आवाज। 1 वर्ष पूर्व हुए हत्या के मामले को दरअसल पुलिस ने सुलझाया। 2 गिरफ्तार हत्या आरोपियों ने भाभी से अवैध संबंध के शक में पिछले वर्ष की थी हत्या। पैरा संस्था ने आयोजित किया विभागीय अधिकारी संघ बुनकरों का संवाद। और जैन समाज द्वारा आयोजित 10 लक्षण पर्व के छठे दिन भक्तों की रही धूम। और अब समाचार विस्तार से। शहर में एक बार फिर रुक रुक कर हो रहे बारिश से जहां मौसम खुशगवार हो गया है, वहीं दूसरी तरफ कुछ जगहों पर पेड़ और जर्जर मकान के गिरने की घटना भी सामने आई है। पूर्वांचल में मौसम का रुख एक बार फिर से बदल गया है। आधी रात के बाद मौसम बदलने से बादलों की आवाजाही का जो दौर शुरू हुआ वह मंगलवार की शाम तक अनवरत जारी रहा। बादलों की आवाजाही के बीच सुबह ठंड में घुली रही और वातावरण में गर्मी का असर गुम नजर आया। मंगलवार को पूरे दिन रुक रुक कर होते रहे बारिश से नतीजा ये हुआ कि कई जगह पेड़ धराशायी हो गए तो कुछ पुराने मकान भी क्षतिग्रस्त हो गए। भोर के समय हुई तेज बारिश के चलते सामने घाट गोदाम के पास स्थित एक पुराना पीपल का विशालकाय पेड़ सड़क के बीचों बीच गिर गया। यह मार्ग वाराणसी को रामनगर, सामने घाट, बिहार और चंदौली जैसे जनपदों से जोड़ने वाला मुख्य संपर्क मार्ग है। प्रतिदिन लाखों लोग इसी रास्ते से गुजरते हैं। यह तो संयोग ही था कि यह घटना भोर के समय हुई थी, इसलिए उस मार्ग पर आवागमन काफी कम था, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना नगवा पार्षद प्रतिनिधि रविंद्र सिंह को दिया। उन्होंने तुरंत मौके पर पहुंचकर लंका थाने के इंस्पेक्टर, नगवा चौकी प्रभारी और नगर निगम अधिकारियों को अवगत कराया। सूचना मिलते ही नगर निगम की टीम मौके पर पहुंची और युद्ध स्तर पर उस पेड़ को हटाने में जुट गए। इस दौरान करीब 5 से 6 घंटे तक इस मार्ग का आवागमन बुरी तरह से प्रभावित रहा। नगर निगम कर्मचारियों ने पहले सड़क पर गिरे पेड़ को काटकर एक लेन को चालू कराया, जिससे यातायात आंशिक रूप से बहाल हो पाया। इसके बाद पूरे सड़क से पेड़ हटाने का काम तेजी से शुरू किया गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए एसीपी ट्रैफिक, नगवा चौकी इंचार्ज, भगवानपुर पार्षद और अन्य अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। गढ़वासी टोला छन्नन लाल की गली में भी एक पुराने मकान का एक हिस्सा गिर गया। इस मकान में कोई नहीं रहता था। मालिक शंकर कपूर दिल्ली में रहते हैं। इस घटना में भी कोई हताहत नहीं हुआ। पैरा संस्था द्वारा बुनकरों की समस्याओं के समाधान हेतु संवाद से समाधान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सारनाथ क्षेत्र के धनियालपुर वार्ड में पैरा संस्था द्वारा बुनकरों की समस्याओं के समाधान हेतु हथकरघा विभाग के उच्चाधिकारियों के मौजूदगी में संवाद से समाधान कार्यक्रम के तहत जन सुनवाई का मंगलवार को आयोजन हुआ। कार्यक्रम में बुनकरों ने अपनी विभिन्न समस्याओं को अधिकारियों के समक्ष जन सुनवाई के दौरान रखा। बुनकरों के प्रमुख सवालों में बुनकर प्रमाण पत्र बनवाने से मिलने वाले लाभ, अटल बिहारी वाजपेयी पावरलूम बुनकर फ्लैट रेट योजना का लाभ, बुनकरों के लिए चलाई जा रही अन्य सरकारी योजनाएं इत्यादि सवाल थे। सभी सवालों के जवाब विस्तार से सहायक आयुक्त हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग अरुण कुमार कुरील, अधीक्षक वस्त्र बनारसी प्रसाद एवं वस्त्र निरीक्षक अमजद अली ने दिए। इस दौरान जलालीपुरा, सरैया व दानियालपुर वार्ड के कुल 15 बुनकरों को बुनकर प्रमाण पत्र भी वितरित किया गया। जनसुनवाई के दौरान सबसे अधिक प्रश्न इस विषय पर उठाया गया कि जिन पावरलूम बुनकरों का निधन हो चुका है, उनके पावरलूम बिजली कनेक्शन को ट्रांसफर करने में बिजली विभाग बुनकरों को काफ़ी परेशान करता है। इस पर विभागीय अधिकारियों ने गंभीरता से ध्यान देते हुए आश्वासन दिया कि वे बिजली विभाग के अधिकारियों से वार्ता कर इस समस्या का समाधान कराने का प्रयास करेंगे। इस अवसर पर संचालन कर रहे पैरा संस्था के अध्यक्ष अनिल कुमार मौर्य ने अधिकारियों का धन्यवाद देते हुए कहा कि यदि सभी विभाग आपस में समन्वय बनाकर समय समय पर जनता के बीच जाकर उनकी समस्याएं सुने और समाधान करें तो जनता और अधिकारियों के बीच की दूरी कम होगी और तभी लोगों को योजनाओं के लाभ मिलें और असल में उन्हें न्याय मिल पाएगा। इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से पैरा संस्था से अफजाल, जाफर, दीपक, किरण गुप्ता, राजकुमार गुप्ता तथा समुदाय से हबीबुर रहमान, अशफाक, मुश्ताक आदि ने सहयोग प्रदान किया। मंगलवार को वाराणसी में जलवायु परिवर्तन पर एक अंतरधार्मिक संवाद का आयोजन किया गया। धर्मगुरुओं, आम नागरिकों, सामाजिक प्रतिनिधियों और छात्रों ने आज मंगलवार को वाराणसी में जलवायु परिवर्तन पर आयोजित एक अंतरधार्मिक संवाद में भाग लिया। इस बैठक का मुख्य केंद्र उत्तर प्रदेश की जलवायु चुनौतियां रही। विशेष रूप से ईंट भट्टा क्षेत्र में स्वच्छ तकनीक अपनाने, आजीविका सुनिश्चित करने और श्रमिकों को सम्मान दिलाने की तत्कालिक आवश्यकताओं पर जोर दिया गया। यह आयोजन क्लाइमेट एजेंडा संस्था द्वारा वाराणसी में भेलूपुर स्थित होटल डॉल्फिन में आयोजित किया गया। बुनियाद अभियान के तहत द क्लाइमेट एजेंडा TCA द्वारा आयोजित संवाद में यह रेखांकित किया गया कि विभिन्न आस्थाओं की परंपराएं करुणा, न्याय और पृथ्वी की देखभाल जैसे साझा मूल्यों को अपनाती हैं। अंतर्धार्मिक गुरुओं ने यह जोर देकर कहा कि ये मूल्य पर्यावरण की संरक्षा और
जरूरतमंद समुदायों के संरक्षण के लिए अत्यंत आवश्यक है। इस संवाद के दौरान बुनियाद समर्थन याचिका पत्र की भी शुरुआत की गई, जिसमें उद्योग में न्याय आधारित बदलाव से जुड़ी प्रमुख मांगें और सिफारिशें शामिल हैं। यह मांग पत्र बुनियाद नामक बहुहितधारक समूह द्वारा तैयार किया गया, जिसमें ईंट भट्टा मजदूरों, भट्टा संघों और मालिकों, तकनीकी विशेषज्ञों, नागरिक समाज, कला एवं सांस्कृतिक समूहों और मीडिया जैसे महत्वपूर्ण हितधारकों का प्रतिनिधित्व है। यह पहल उत्तर प्रदेश में एक बड़े जन अभियान की शुरुआत का प्रतीक है, जो नागरिकों से जन केंद्रित बदलाव में अपनी आवाज़ जोड़ने का आह्वान करती है। इस संवाद के दौरान आयोजित एक पैनल चर्चा में अंतर्धार्मिक गुरुओं ने अपनी अपनी आध्यात्मिक परंपराओं से प्रकृति संरक्षण और मानव गरिमा बनाए रखने के दृष्टिकोण को साझा किया। इस संवाद में यह प्रमुख रूप से सामने आया कि आज की जलवायु चुनौतियों से निपटने में अंतर्धार्मिक गुरुओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे समुदायों और नीति निर्माताओं दोनों को सक्रिय कदम उठाने के लिए प्रेरित करते हैं। सामूहिक जिम्मेदारी को और मजबूत करने के लिए अंतर्धार्मिक सहयोग की आवश्यकता पर भी विशेष जोर दिया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सभी धर्मगुरुओं ने समेकित स्वर में कहा कि जलवायु कार्रवाई केवल तकनीकी या आर्थिक प्रयास भर नहीं हो सकती, बल्कि उसे एक साझा नैतिक कर्तव्य के रूप में अपनाना होगा। ईंट भट्टे में कार्यरत जितने भी श्रमिक वर्ग हैं और जो जितने के ठेकेदार हैं, उनके सर्वांगीण विकास के लिए क्या प्रयास किया जाए कि हमारी प्रकृति भी संरक्षित रहे और उनका स्वास्थ्य भी संरक्षित रहे और उनका सर्वांगीण विकास होता रहे। ऐसे सफल आयोजन के लिए हमारे बुनियाद के सभी गणमान्य अधिकारियों को बारंबार भूरी प्रशंसा और भूरी धन्यवाद। वोट चोरी के मुद्दे पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि शीघ्र ही राहुल गांधी एक बड़ा खुलासा करने वाले हैं। यूपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने वोट चोरी के मुद्दे पर बड़ा बयान देते हुए कहा है कि आने वाले दिनों में राहुल गांधी ऐसा खुलासा करेंगे जिसकी गूंज पूरे देश में सुनाई देगी। उन्होंने दावा किया कि यह खुलासा हाइड्रोजन बम की तरह होगा, जिसकी लपटें भाजपा के सांसदों और विधायकों की कुर्सियां हिला देंगी और वाराणसी तक इसका असर पहुंचेगा। अजय राय ने वाराणसी में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि पूरे देश में आज वोट चोरी का मुद्दा गर्म है और बनारस इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उन्होंने आरोप लगाया कि लोकसभा चुनाव के दौरान वाराणसी में मतगणना के बीच अचानक अपडेट रोक दिए गए और मीडिया को भी सही जानकारी नहीं दी गई। अजय राय ने वाराणसी के पूर्व डीएम और बाद में कमिश्नर रहे आईएएस कौशल राज शर्मा पर भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि कौशल राज शर्मा को प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें जिताने के लिए वोट चोरी का इनाम दिया और अब उन्हें दिल्ली में बड़े पद पर बैठा दिया गया है। अजय राय के मुताबिक इस तरह के भ्रष्ट अफसरों को इनाम देकर आगे बढ़ाया जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, माधेपुरा में पहले एटम बम फोड़ा गया था, अब राहुल गांधी बिहार में हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे। यह केवल बिहार में नहीं, वाराणसी में भी गूंजेगा और भाजपा नेताओं की नींद उड़ा देगा। कांग्रेस ने पूरा होमवर्क कर लिया है, बस औपचारिक ऐलान राहुल जी करेंगे। उन्होंने भाजपा पर अराजकता फैलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि जब जीत नहीं मिल रही तो भाजपा कार्यकर्ता देश भर में कांग्रेस कार्यालयों पर हमला कर रहे हैं, गाली गलौज और मारपीट कर रहे हैं, लेकिन जनता अब सब समझ चुकी है और भाजपा को हार का सामना करना ही पड़ेगा। जो आज ये हमारे कार्यालय में चढ़कर मारपीट कर रहे हैं, हमारे कार्यकर्ताओं को जेल भिजवा रहे हैं और उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करा रहे हैं। मुकदमे इटावा में कर दिया, हमारे लखनऊ में किया, हमारे लखीमपुर में किया, हरदोई में किया और बनारस में हिम्मत नहीं पड़ी, क्योंकि यहाँ कार्यकर्ता मजबूती से खड़ा है, हर हर महादेव ललकार रहा है। यहाँ हिम्मत नहीं पड़ी तो मुख्यालय पे जाके कर रहे हैं। तो मैं निश्चित तौर से अपने बब्बर शेर कार्यकर्ताओं को सैल्यूट करता हूँ और निश्चित हमारे के कार्यकर्ता इनके 100 के बराबर खड़ा है, दमदारी से लड़ रहा है, दमदारी से खड़ा है। और इन्होंने जो अब हमारे कार्यकर्ताओं को लाठी से मरवाया, जेल भिजवाया, अपने कार्यकर्ताओं को भी लाठी मरवा रहे हैं। अब आप देखो ये 12 बंकी का, कल इन्होंने अपने विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को लाठी मरवाया। ये देखो, ये देख लो आप, ये जो संघ के लोग, विद्यार्थी परिषद के लोग मरवाया। और इनके ये जो पारिवारिक मित्र हैं, ये जो योगी जी की सरकार में प्रमुख सचिव गिरी संजय प्रसाद, उनके ये मालिक मित्र हैं, ये सर SRMU के मालिक हैं। इनके पारिवारिक मित्रता के नाते, ये जो पारिवारिक देखिए फोटो है, ये उनके नाते इन्होंने उस पारिवारिक मित्रता की रक्षा के लिए अपने विद्यार्थी परिषद और भाजपा के लोगों को मरवाया। पर हमारे कांग्रेस के लोगों को तो मरवाया ही, अपने भी लोगों को लाठी मरवा के उनके हाथ पैर तोड़वा दिए। कल उनसे मिलने मैं हॉस्पिटल जाऊंगा, जो विद्यार्थी परिषद के लोगों को मारा गया है। पिछले वर्ष अगस्त माह में हुए एक ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा करते हुए दशाश्वमेध पुलिस ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। दशाश्वमेध पुलिस ने एक ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा किया है। यह हत्या पिछले वर्ष अगस्त माह में हुई थी। प्रकरण में न्यायालय के आदेश पर केस रजिस्टर किया गया था। एडीसीपी काशी जोन श्रवण टी ने पकड़े गए 2 आरोपियों को मीडिया के सामने पेश कर घटना का पर्दाफाश किया। दशाश्वमेध पुलिस ने विशाल कुमार की हत्या में उसके रिश्तेदार और एक अन्य सहयोगी को पकड़ा है।
एडीसीपी काशी जोन श्रवण टी ने बताया गिरफ्तार आरोपियों की पहचान 25 वर्षीय वीरू कुमार निवासी गौरा उपरवार थाना चौबेपुर और उसके मित्र 22 वर्षीय दिलीप कुमार निवासी मुरीदपुर थाना चौबेपुर के रूप में हुई है। दोनों ने अपने रिश्तेदार विशाल कुमार की हत्या की साजिश रची थी। अभियुक्त वीरू कुमार को शक था कि विशाल का उसकी भाभी से अवैध संबंध है। इस बात को लेकर उसने अपने बचपन के दोस्त दिलीप के साथ मिलकर योजना बनाई। एडीसीपी ने बताया कि 3 अगस्त 2024 को दोनों आरोपियों ने विशाल को पार्टी के बहाने बुलाया। आशापुर से शराब खरीदकर तीनों कच्चा बाप मार्ग पहुंचे और विशाल को नशे में धुत कर दिया। इसके बाद रात में उसे रामचंद्रीपुर पुल ले जाया गया। वहां वीरू ने चाकू से गले और पेट पर वार किया। दोनों ने मिलकर विशाल को गंगा नदी में फेंक दिया और हत्या को अंजाम दिया। इसके साथ ही वीरू ने चाकू और अपना मोबाइल भी गंगा में फेंक दिया। दोनों आरोपियों को पुलिस और सर्विलांस टीम ने मंगलवार 2 सितंबर को सारनाथ के रामचंद्रीपुर पुल से गिरफ्तार किया। इसमें मेन 2 अभियुक्त हैं, वीरू और दिलीप कुमार। ये दोनों थाना चौबेपुर का रहने वाले। ये दोनों ने मिलकर इसको हत्या की गई है और ये पूछताछ में ये ज्ञात हुआ कि ये जो मुख्य अभियुक्त वीरू हैं, वीरू के एक रिश्तेदार के साथ विशाल का एक अवैध संबंध की बात सामने आई है। उस बात को लेकर इन दोनों लोगों ने साजिश करके इसको हत्या की और ये प्रारंभिक जानकारी में ये भी ज्ञात हुआ कि ये उसी दौरान जनपद गाजीपुर में एक अज्ञात बॉडी का रिकवर भी हुआ था और उसका डीएनए मैच भी किया जा रहा है और बाकी इन दोनों के कन्फेशनल स्टेटमेंट के आधार पर इन दोनों को गिरफ्तार करके आज जेल भेजा जाए। नमामि गंगे द्वारा श्री काशी विश्वनाथ के आशीर्वाद से परिपूर्ण अंग वस्त्रम मुंबई के लालबाग के राजा को समर्पित करने के लिए भेजा गया। देश को स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने यानी वोकल फॉर लोकल, आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत के मंत्र के साथ आगे बढ़ने की कामना का संदेश देकर नमामि गंगे ने पौराणिक काशी की धरा पर निर्मित श्री काशी विश्वनाथ के आशीर्वाद से परिपूर्ण अंग वस्त्र मुंबई के लाल बाग के राजा को समर्पित करने के लिए भेजा। 11 मीटर लंबा और 3 मीटर चौड़ा जय श्री काशी विश्वनाथ अंकित दुपट्टा को नमामि गंगे की ओर से स्टोरीज ऑफ काशी के माध्यम से सनातनी संस्कृति के प्रचार प्रसार में अग्रणी प्रसिद्ध इन्फ्लुएंसर सूर्यांशु शुक्ला द्वारा मुंबई के लाल बाग के राजा को अर्पित किया जाएगा। मंगलवार को श्री काशी विश्वनाथ दरबार में पर्यावरण एवं माता की तरह हितकारिणी नदियों के संरक्षण का संदेश देकर हर हर महादेव व गौरी नंदन की जय घोष के स्वर गूंजे। नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक व नगर निगम के स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर राजेश शुक्ला के संयोजन में बाबा को स्पर्श कराकर अंग वस्त्रम लाल बाग के राजा के लिए भेजा गया। राजेश शुक्ला ने कहा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना देश के विकास के लिए बहुत जरूरी है। त्योहारी मौसम के दौरान देशवासियों को स्वदेशी को ध्यान में रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि उपहार, कपड़े और साज सज्जा की वही चीज़ें लें जो मेड इन इंडिया यानी भारत में बने हों अथवा भारत की सामग्री से तैयार हुए हों। जीवन से जुड़ी हर चीज़ स्वदेशी होनी चाहिए। आयोजन के दौरान सूर्यांशु शुक्ला, शिवांग शर्मा, आयुष तिवारी, समर शर्मा, श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के आचार्य अंकित भारती, भुवन सिंह एवं सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। मंगलवार का दिन है और हमने भारतवर्ष के लिए मंगल की कामना करते हुए स्वदेशी अपनाओ और एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए भगवान श्री गणेश जो कि मुंबई के लाल बाग के राजा हैं, उनको यह 11 मीटर का लंबा जय विश्वनाथ लिखा हुआ अंग वस्त्रम भेंट करने के लिए बाबा श्री काशी विश्वनाथ जी से आशीर्वाद मांगा है। श्री काशी विश्वनाथ जी को स्पर्श कराकर उनका आशीर्वाद पूरे भारतवर्ष से मांगते हुए भगवान गणपति के लिए भेजा है और हमेशा निरंतर स्टोरीज ऑफ काशी के माध्यम से अपने काशी के प्रसिद्ध इन्फ्लुएंसर सूर्यांशु शुक्ला जो कि सनातनी संस्कृति के प्रचार प्रसार में निरंतर लगे हुए हैं, वह बृहस्पतिवार को यह 11 मीटर 3 फुट चौड़ा जय विश्वनाथ लिखा हुआ अंग वस्त्रम मुंबई के लाल बाग के राजा को समर्पित करेंगे। महान शिक्षाविद, समाज सुधारक, कवि, साहित्यकार राजा जयनारायण घोषाल की 274वीं जयंती सोमवार को मनाई गई। रामापुरा रेवड़ी तालाब स्थित जयनारायण घोषाल शिक्षा समिति के तत्वावधान में रामापुरा स्थित रानी भवानी जयनारायण बालिका विद्यालय परिसर में सोमवार को महान शिक्षाविद, समाज सुधारक, कवि, साहित्यकार भू कैलाश राजबारी किदिरपुर स्टेट बंगाल के राजा जयनारायण घोषाल की 274वीं जन्म जयंती मनाई गई। सायंकाल 6 बजे से आयोजित समारोह का शुभारंभ मुख्य अतिथि राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उत्तर प्रदेश एवं लाल बहादुर स्नातकोत्तर महाविद्यालय मुगलसराय के प्राचार्य प्रोफेसर उदयन मिश्र, विशिष्ट अतिथि वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ भट्टाचार्य, आदर्श शिक्षा वेलफेयर एसोसिएशन के
प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर दुबे, विशिष्ट बीटीसी वेलफेयर एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष यशोवर्धन त्रिपाठी, समाज सेवी कन्हैयालाल जायसवाल, वरिष्ठ पत्रकार कमलेश तिवारी ने संयुक्त रूप से राजा जयनारायण घोषाल एवं रानी भवानी के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन करके किया। इस अवसर पर उपस्थित अतिथियों ने कहा कि राजा जयनारायण घोषाल आज से 200 वर्ष पूर्व भारत देश में निःशुल्क शिक्षा, विशेषकर बालिकाओं को शिक्षित करने का जो अभियान चलाए थे वह पूरे देश में क्रांति के रूप में परिलक्षित हुआ और आज बालिका शिक्षा के क्षेत्र में जो भी बदलाव देख रहे हैं उसमें राजा महर्षि जयनारायण घोषाल का बहुत बड़ा योगदान है। अतिथियों ने कहा कि राजा जयनारायण घोषाल के कार्यों की रानी भवानी ने सराहना करते हुए महिलाओं की शिक्षा के लिए विशेष योगदान दिया और उसी का देन है कि आज वाराणसी में रानी भवानी जयनारायण बालिका विद्यालय निःशुल्क रूप से बालिकाओं का पठन पाठन करा रहा है। इस अवसर पर शिक्षक सूर्यदेव वर्मा, श्रीकांत शुक्ला, शेर बहादुर सिंह, श्रीराम विश्वकर्मा और बिजलाल को स्मृति चिन्ह एवं अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। इसके पश्चात कवि नागेश शांडिल के संयोजन में कवि सम्मेलन का भी भव्य आयोजन हुआ, जिसमें कवित्री ऋतु दीक्षित, कवि अनिल तिवारी, कवि अरविंद मिश्रा, नागेश शांडिल आदि ने अपनी कविताओं से उपस्थित श्रोताओं को रसिक किया। आए हुए अतिथियों का स्वागत जयनारायण घोषाल शिक्षा समिति के प्रबंधक सुजीत कुमार पांडे ने किया। कार्यक्रम का संचालन राजीव कुमार पांडे ने किया। यहाँ पर वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। 9 दिवसीय श्री गणेश नवरात्रि के अवसर पर श्री राम तारका आंध्र आश्रम में 1 दिवसीय निबंध चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। बच्चों की रचनात्मकता प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से श्री राम तारक आंध्र आश्रम पर चल रहे 9 दिवसीय गणेश नवरात्रि के अवसर पर 1 दिवसीय निबंध चित्रकला प्रतियोगिता का भव्य आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य बच्चों में लेखन कौशल विकसित करना और उन्हें समाज व संस्कृति से जोड़ना था। इसमें अनेक विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि श्री कन्हैयालाल यादव, डिविजनल वार्डन कोतवाली नागरिक सुरक्षा द्वारा दीप प्रज्वलन और सरस्वती वंदना के साथ किया गया। प्रतियोगिता के लिए 3 महत्वपूर्ण विषय निर्धारित किए गए थे। पर्यावरण संरक्षण, भगवान श्री रामचंद्र जी का आदर्श जीवन तथा काशी की संस्कृति का महत्व। ये सभी विषय न केवल वर्तमान समय से जुड़े हैं बल्कि समाज के लिए भी गहरी प्रेरणा का स्रोत हैं। पर्यावरण विषय पर विद्यार्थियों ने स्वच्छता, वृक्षारोपण और प्रदूषण मुक्त जीवन की आवश्यकता पर अपने विचार रखे। रामचंद्र भगवान विषय में बच्चों ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के आदर्शों, त्याग और धर्मनिष्ठा सीख लेने पर बल दिया। वहीं काशी की संस्कृति का महत्व विषय पर प्रतिभागियों ने काशी की आध्यात्मिक विरासत, मंदिरों, घाटों और यहाँ की अनूठी परंपराओं को भारतीय संस्कृति की धरोहर बताया। निर्णायक मंडल ने सभी प्रतिभागियों के कार्यों का मूल्यांकन, रचनात्मकता, लेख, संदेश की गहराई प्रस्तुत करती हैं। कार्यक्रम संचालन आदि ने अपना योगदान दिया। कार्यक्रम के अगले चरण में 3 सितंबर को सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम आयोजक योगाचार्य आशीष टंडन, सचिव चैतन्य योग सेवा संस्था की ओर से सभी प्रतिभागियों, निर्णायक मंडल, सहयोगियों को विशेष धन्यवाद ज्ञापित किया गया। उन्होंने यह कहा कि इस प्रकार की प्रतियोगिताएं बच्चों में न केवल अभिव्यक्ति की क्षमता को बढ़ाती हैं बल्कि उन्हें अपनी संस्कृति, पर्यावरण और आदर्शों से भी जोड़ती हैं। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी विद्यार्थियों ने उत्साह और प्रतिभा का परिचय दिया। यह आयोजन बच्चों के लिए एक यादगार अनुभव बन गया है जिसने उन्हें जीवन के महत्वपूर्ण मूल्यों को आत्मसात करने की प्रेरणा दी। इस अवसर पर मुख्य रूप से आश्रम के मैनेजर वी सीताराम, अभिषेक जायसवाल, अनुपम भट्टाचार्य, भूपेंद्र सिंह गिल, श्यामराव शास्त्री आदि लोग उपस्थित रहे। जैन समाज द्वारा 10 दिवसीय 10 लक्षण समारोह श्रद्धापूर्वक मनाया जा रहा है। जैन समाज द्वारा 10 लक्षण बड़े उत्साहपूर्वक मनाया जा रहा है। इस अवसर पर मंगलवार को पर्व का 6वां दिन था जिसको जैन समाज धूप दशमी के रूप में मनाता है। जैन समाज के उपाध्यक्ष राकेश जैन ने बताया कि जैन धर्मावलंबी सभी जैन मंदिरों में जाकर दर्शन पूजन करते हैं, साथ में धूप भी खेते हैं। ऐसी मान्यता है कि जितने मंदिरों में जाकर दर्शन करेंगे उतना ही अधिक पुण्य प्राप्त होता है। 10 लक्षण पर्व के अवसर पर
भेलुपुर स्थित जैन मंदिर धर्मशाला में बाहर से आने वाले तीर्थयात्रियों का तांता लगा हुआ है। इस अवसर पर लोग झारखंड से श्री सम्मेद शिखर जी तीर्थ पर यात्रा करने के साथ साथ काशी दर्शन भी जरूर करते हैं। धूप दशमी के दिन जैन धर्म के अनुयायियों द्वारा देवशास्त्र गुरु काशी में स्थित चारों तीर्थंकर और साथ में शीतलनाथ भगवान की पूजा के साथ साथ 10 लक्षण पूजा और शांति पाठ और साथ में उसका विसर्जन भी लोग करते हैं। इस अवसर पर दिगंबर जैन समाज काशी के अध्यक्ष आरसी जैन, उपाध्यक्ष संजय जैन, प्रधानमंत्री प्रदीप चंद्र जैन, सौमित्र जैन, दीपक जैन, पवन जैन, सुधीर जैन, प्रमोद बागड़ा, सुबोध जैन, कमलेश कुमार जैन, प्रमिला सांवरिया इत्यादि प्रमुख लोग उपस्थित रहे। पिछले दिनों कचहरी प्रांगण में पकड़े गए व्यापारी नेता विवेक कुमार गुप्ता ने प्रेस वार्ता कर अपने अधिवक्ता न होने की जानकारी दी। पिछले दिनों कचहरी प्रांगण में फर्जी अधिवक्ता के धरपकड़ अभियान में अधिवक्ताओं द्वारा पकड़े गए व्यापारी नेता विवेक कुमार गुप्ता के मामले में विवेक कुमार गुप्ता ने प्रेस वार्ता कर अपनी सफाई देते हुए इसको साजिश बताया। उन्होंने कहा कि यह घटना मेरे साथ 21 अगस्त 2025 को हुआ। मैं अपने पैतृक जमीन के एक लंबित मुकदमे के सिलसिले में एक साधारण नागरिक की तरह कचहरी गया था। मेरा वकालत से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। मैं एक व्यापारी और सामाजिक नेता हूं। जब मैं कचहरी से लौट रहा था, कुछ तथाकथित विपक्षी वकीलों ने मुझे घेर लिया और मुझ पर अधिवक्ता होने का आरोप लगाते हुए मेरा COP सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस दिखाने के लिए कहा। मैंने उन्हें स्पष्ट रूप से बताया कि मैं वकील नहीं हूं और अपना विजिटिंग कार्ड भी दिया। इसी दौरान मेरे एक मित्र अधिवक्ता SR शेख ने भी उन लोगों को बताया कि मैं एक वकील नहीं बल्कि एक समाज सेवी और व्यापारी नेता हूं जिनका अपना मुकदमा चल रहा है। इसके बावजूद मुझ पर जबरन दबाव डाला गया और मुझे बनारस बार में खींच कर ले जाया गया। वहां मुझे 2 महिला वकीलों सहित मौजूद लोगों द्वारा बिना किसी कारण के प्रताड़ित किया गया। मेरे साथ अपराधियों जैसा व्यवहार किया गया। मुझ पर चिल्लाया गया, मेरे साथ गाली गलौज की गई, मेरा मोबाइल तक छीन लिया गया। उन लोगों, मैं अपने सम्मान को वापस की मांग करता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ उनसे, ये सुन लें, मैं चंदित यादव का शिष्य हूँ। मैं पंडित श्याम बिहारी मिश्रा व्यापारी नेता जो थे उनका मैं शिष्य हूँ व्यापार मंडल में। और मैं आपसे ये भी बता दूँ, मैं पंडित माननीय गोविंदाचार्य जी का भी शिष्य हूँ। मैं लड़ाई लड़ना सीखा है मैंने। मैं लड़ाई लड़ूंगा सम्मान प्रतिष्ठा के लिए। मेरा सम्मान प्रतिष्ठा खोने की कोशिश की गई। 40 साल से मैं सदरी ये पहन रहा हूँ, कपड़े बिना सदरी के निकलता नहीं हूँ। दुनिया गवाह है। मैं कहता रहा कि मैं वकील नहीं हूँ, मैं वकील नहीं हूँ, मैं मुवक्किल हूँ। 2009 से मेरे मुकदमे ज़मीन के चल रहे हैं। नहीं मान के मुझे उत्पीड़ित किया गया है। मेरे सम्मान को तार तार करने की कोशिश की गई है जो असहनीय है। हरे कृष्ण हरे राम संकीर्तन सोसाइटी द्वारा आयोजित 3 दिवसीय श्री श्री राधाष्टमी महोत्सव का भव्य समापन हुआ। हरे कृष्ण हरे राम संकीर्तन सोसाइटी की ओर से सोमवार को श्री श्री राधाष्टमी महोत्सव के अंतिम दिन कार्यक्रम का शुभारंभ सायंकाल 5:30 बजे हरे कृष्ण महामंत्र एवं हरि नाम से प्रारंभ हुआ, जिसमें गोपी प्रभु जी, लक्ष्मी नारायण प्रभु, राम प्रभु गायन प्रस्तुत किया। तत्पश्चात तुलसी महारानी की आरती, मोर यही अभिलाष विलास पूज्य दियोवास में अर्चन सेवा, पुजारी संजय प्रभु के नेतृत्व में राधा प्रीति वर्धाने प्रियवदा ऐश्वर्या ने भावपूर्ण स्तुति किया। इसके बाद श्री हरिनाम संकीर्तन के प्रणेता श्री श्री चैतन्य महाप्रभु जी की आरती, जय जय गोरा चंदेर आरती को शोभा राघवेंद्र प्रभु तथा अर्चन पुजारी संजय प्रभु द्वारा किया गया। भक्तनी सरस्वती द्वारा भावपूर्ण गायन किया गया एवं महामंत्रों के गायन पर भक्तजन नाचते गाते झूमते रहे। श्री श्री राधा गोविंद देव जी, श्री जगन्नाथ जी, बलदेव जी एवं सुभद्रा महारानी एवं चैतन्य महाप्रभु जी तथा श्रील प्रभुपाद एवं गुरु परंपरा के तैलचित्र को भव्य रूप से आकर्षक रूप से सजाया गया। साथ ही साथ महेश्वरी सभागार को गुब्बारों से सजाया गया था। श्री राधे गोविंद जी की सेवा में गुलाब प्रभु, राघवेंद्र प्रभु, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़े थोड़े, पिनवदा प्रियंका देवी, मैं तो भानु बाबा के भवन जाऊंगी, बधाई लेके आऊंगी, रति रजनी मंजरी बाके बिहारी की देख छटा, मेरे मन हो गयो लटापटा, पद्म पद्मिनी मंजरी पर्दा मुख से हटा, मुरली वाले तेरे महफिल में आए हैं आदि के भजनों पर भक्तगण भाव विभोर होकर ऐसा नृत्य कर रहे थे जैसे श्रीनंद गांव वृंदावन तथा श्रीधाम बरसाना महेश्वरी भवन में उतराया हो। हरे कृष्ण महामंत्र की महिमा तथा श्रीमद् भगवत गीता के महत्व एवं परिचर्चा में बताया कि हरि नाम हमारे पापों को विनष्ट कर हृदय को स्वच्छ करता है तथा श्रीमद् भगवत गीता हमें जीने की कला सिखाती है तथा श्रीमद् भागवत की कथाएं हमें यह कला सिखाती है जिसके माध्यम से हम मानव जीवन के वास्तविक पुरुषार्थ को प्राप्त कर सकते हैं। नृत्य नाटिका में वंदना जायसवाल के दिशा निर्देशन में सनबीम फॉर ह्यूमन की छात्राओं अनुष्का, ऐश्वर्या, लक्ष्मी, दित्वी, झंवर आदि के अद्भुत मनोहारी नाट्य मंचन पर महेश्वरी भवन में उपस्थित भक्त भाव विभोर हो उठे।
ताल शिरोमणि स्वर्गीय पंडित कुमारलाल मिश्र जी की 7वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि संगीत संध्या का आयोजन किया गया। कपीश उपाध्याय मेमोरियल ट्रस्ट व तालांजलि के संयुक्त तत्वावधान में 1 सितंबर सोमवार को गायत्री मंदिर लोराबीर वाराणसी में ताल शिरोमणि स्वर्गीय पंडित कुमारलाल मिश्रा की 7वीं पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित संगीत संध्या में कलाकारों द्वारा अपनी संगीत प्रस्तुतियों द्वारा श्रद्धांजलि दिया गया। आयोजन में बाल कलाकार एवं उनके पौत्र कान्हा मिश्रा का एकल तबला वादन, जिसमें 3 ताल में बोल, टुकड़ा, तिहाई परन और माता रानी के घंटे एवं शंकर जी के डमरू से निकलने वाली आवाज़ को उन्होंने बजाया। हारमोनियम पर संगत पंडित गौरव मिश्रा ने किया। दूसरी प्रस्तुति में तालांजलि शिष्यों द्वारा समूह गायन प्रस्तुति किया गया, जिसमें राग दुर्गा में भजन कुछ लेना न देना मगन रहना से किया गया, जिसमें उनकी पौत्री तनुश्री मिश्रा एवं शिष्यगण शिवम मिश्रा, अभिनव पांडे, श्रेयस विश्वकर्मा, सर्वेश कुमार प्रजापति, शशांक जायसवाल, विवेक पांडे, गौरव मिश्रा व तबला संगत पर उनके पौत्र जय मिश्रा रहे एवं साइड इफेक्ट्स संगत में संजय श्रीवास्तव रहे। तीसरी प्रस्तुति पंडित श्याम कुमार मिश्रा के एकल तबला वादन की रही, जिनके साथ सारंगी पर अंकित मिश्रा ने संगत किया। चौथी व अंतिम प्रस्तुति नैना मिश्रा के गायन से हुई, जिसमें उन्होंने चलो मन वृंदावन की ओर, निर्गुण, 2 दिन का जग में मेला, सुमिरन कर ले, जन्म तेरा बातों में बीत गयो सुनाकर प्रस्तुति दी। तबला संगत पर पंडित मंगला प्रसाद मिश्रा रहे। कार्यक्रम का सफल संचालन सीमा केसरी ने किया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन, माल्यार्पण तत्पश्चात पंडित मुरारी उपाध्याय के स्तुति वाचन व मंगलाचरण से हुआ। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हमें समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।